यस बच्चों, आज हम आगे टॉपिक कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म, राइट। इसके अंदर बच्चों कल हमने किया था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना। जैसे कि चार्ज पार्टिकल है क्यू, वेलोसिटी v है, जैसे इसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम चलाते थे तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे चलता था, इसका पाथ कैसा होता था। इसका पाथ होता था बच्चों सर्कुलर, ऐसा पाथ होता था। हाँ, याद है आपको? जब ये सर्कुलर पाथ कवर करता था तो इसका रेडियस कितना होता था, एम बी अपॉन क्यू बी। इसका टाइम पीरियड कितना होता था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये होता था कांस्टेंट। हमने कल ये भी किया था, जो r है रेडियस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना रेडियस इंक्रीज होगा साइकिल का उतना वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, उतनी स्पीड भी बढ़ेगी, सो दैट टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अगर टी टाइम में ये इतना सर्कल कवर कर रहा है जिसका रेडियस है कुछ, ठीक है ना, r1 रेडियस है, v1 स्पीड से चल रहा है, तो ये जो सर्कल कवर करेगा इसका भी टाइम टी होगा। रेडियस और वेलोसिटी कितनी है, v2। क्लियर? सेम टाइम में ये, मतलब पहले वाला और दूसरे वाला सेम टाइम में ये अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर आप किसी सर्कल का रेडियस बढ़ता है तो उसकी स्पीड भी उस हिसाब से बढ़ेगी कि वो टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ी, उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। यानी अगर किसी चार्ज पार्टिकल की बच्चों हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेडियस बढ़ाते जाओ। हम जितना बड़ा रेडियस करते जाएंगे उतनी स्पीड उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। इसी प्रिंसिपल को हम साइक्लोट्रॉन के अंदर यूज करते हैं बच्चों। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन होती है जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के काम आती है, यानी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आ जाती है। यानी एक साइक्लोट्रॉन जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आते हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अगर इनको हमने एक्सेलरेट करना है तो वी विल यूज साइक्लोट्रॉन। ठीक, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है, यही जो हमने अभी बताया कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना चार्ज पार्टिकल का हम सर्कल का रेडियस इंक्रीज करेंगे उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये करने के लिए हमारे पास दो बड़ी बड़ी डीज होती हैं, ऐसी मेटल डीज होती है, मेटेलिक डीज। वो मैं बनाता हूँ यहाँ पर। दो ऐसे बड़ी बड़ी मेटेलिक डीज होती हैं ऐसे, ठीक है। ये दो मेटेलिक डीज के अंदर क्या किया जाता है, एक चार्ज पार्टिकल रखा जाता है जिसका मास m है, चार्ज क्यू है। इन डीज को हम कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, ऐसे। ठीक, ये जो D1 है और ये D हमारे पास D2 है, इसको डीज को हम किसके अंदर रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इन डीज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर हम, यहाँ से हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब बच्चों क्या होता है, जब ये चार्ज पार्टिकल को हम दो डीज के अंदर छोड़ते हैं, ये वोल्टेज है। यहाँ पर जो ये वोल्टेज सोर्स है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करने का मतलब ये है, एक बार इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको नेगेटिव कर देगा, अगले उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, अगले अगले कुछ टाइम के बाद इसको नेगेटिव वोल्टेज दे देगा, इसको पॉजिटिव वोल्टेज दे देगा। फिर फिक्स इंटरवल के बाद ये इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, फिक्स इंटरवल के बाद वो देता जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल कैसे करेगा, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लेट अस सपोज कि पहले
जो ये पहली डी है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव डी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो करते हैं आगे हम इसको, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ डीज को, ये मैंने डी बनाई फर्स्ट डी और ये मैं सेकंड डी बना देता हूँ, ठीक। यहां चार्ज क्या हुआ है, वेलोसिटी v है, यह ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने दी हुई है, क्लियर। अब हमारे पास क्या है बच्चों, इसके अंदर पहले ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करके वापस बाहर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये क्या हो गई, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर गया, फिर ये सर्कुलर पाथ कवर करके वापस गैप में आ गया, फिर ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव होगी, फिर इस तरफ अट्रैक्ट कर गया, फिर ये सर्कुलर पाथ कवर करके द्वारा फिर गैप में आ गया। अब आप देखो हर एक सर्कुलर पाथ के अंदर रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड भी क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। जितना रेडियस बढ़ेगा उतनी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इन द एंड यहां से हम इसको, एक विंडो लगी होती है, विंडो से निकालकर जो टारगेट होता है उसके साथ हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हिट कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल को। जहां पर हमें हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है उसके साथ हम हिट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर बच्चों एक रेजोनेंस कंडीशन होती है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है जब ये चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके जस्ट यहां पर पहुंचा तभी इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, तो फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये गैप में यहां पर पहुंचा तभी इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और चार्ज के गैप में पहुंचने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, क्लियर। इसके बाद जब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तुम्हें इसके रेडियस की वैल्यू पता है, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, ये तो आपको पता ही है। और दूसरा इसके अंदर रेडियस की वैल्यू होती है r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास बच्चों कुछ हम और पर्टिकुलर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर आपको स्पीड भी पता है क्यू वी आर अपॉन, यस बच्चों। इसके अंदर दो तीन चीजें हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो मैंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। अगर ये मेरा सर्कुलर पाथ, कंप्लीट सर्कुलर पाथ की बात करूं तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू वी बाय 2 पाई एम। ये तो आपको सारी क्वांटिटीज पता ही हैं जो मैंने आपको पहले कल के लेक्चर में कैलकुलेट करवाई थी, ठीक है। और इसके बाद जब ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। घूमते 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 किसी टाइम पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ वी मैक्सिमम स्पीड, हाफ एम वी मैक्सिमम। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी हमारे पास, क्यू बी आर बाय एम, क्यू बी आर बाय एम, ये मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैक्सिमम स्पीड की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ 2m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये मैक्सिमम रेडियस हो गया, इसको मैक्सिमम रेडियस भी हम नाम दे देते हैं, क्लियर। ये कुछ मेन वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। शॉर्टकमिंग्स क्या है बच्चों, इसके अंदर किसी भी अनचार्ज पार्टिकल को हम साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अगर चार्ज अनचार्ज होगा, अगर चार्ज पार्टिकल मतलब कोई भी पार्टिकल अनचार्ज होगा तो वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, यानी वो अट्रैक्ट नहीं होगा तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, स्पीड अप नहीं होगा, राइट। तो अनचार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन से हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, सबसे पहली बात, ये फर्स्ट शॉर्टकमिंग है। और सेकंड शॉर्टकमिंग है बच्चों इसकी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अगर यहां पर गैप में चार्ज पार्टिकल आया, पोलैरिटी चेंज हुई, उसको एकदम से धक्का लगेगा यहां पर,
ये वोल्टेज का काम धक्का मारना होता है। जब धक्का लगेगा, एकदम से ज्यादा धक्का लगेगा तो वो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, वो पोलैरिटी चेंज होने से पहले ही गैप में आ जाएगा, जिससे वो आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, फर्दर वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यानी इलेक्ट्रॉन को, यानी लाइट चार्ज पार्टिकल को हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तीसरी इसकी शॉर्टकमिंग जो है वो है, क्या कहते हैं, जो मास का फॉर्मूला होता है एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए, इतनी ज्यादा स्पीड हो जाए, जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के अगर इक्वल हो गई तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जितनी स्पीड बढ़ेगी चार्ज पार्टिकल का, उतना मास बढ़ता जाएगा, वो हैवी होता जाएगा। अगर हैवी होता जाएगा वो मतलब टाइम पर गैप में नहीं पहुंच पाएगा, आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसके कुछ यूजेस होते हैं। मेनली ये जो साइक्लोट्रॉन होता है वो हॉस्पिटल में टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू डायग्नोस एंड फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा बच्चों साइक्लोट्रॉन है। ये साइक्लोट्रॉन मैं आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में भेज दूंगा, सो दैट आपने उसको नोट करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है। मैंने आपको जस्ट इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझाया है, आपने बस वहां से नोट करना है और उसके अकॉर्डिंगली लिखना है जो मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ के अंदर। ठीक है ना, ये तो आपने समझाने के लिए मैंने आपको साइक्लोट्रॉन बताया है थोड़ा बहुत। क्लियर बच्चों। इसके बाद साइक्लोट्रॉन के बाद हमारा बच्चों सेकंड जो टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। दो टॉपिक थे, एक साइक्लोट्रॉन था, एक था हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात कर रहे हैं बच्चों। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिफरेंट आइसोटॉप को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। डिफरेंट आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर बच्चों एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिफरेंट आइसोटॉप को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। यानी एक मिक्सचर है हमारे पास, मिक्सचर के अंदर हमारे पास डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं। डिफरेंट आइसोटॉप का मतलब एक मान लो अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है। डिफरेंट आइसोटॉप का मतलब होता है जिनका डिफरेंट मास नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। उनको अगर हमने सेपरेट करने हैं, मिक्सचर से अलग अलग निकालने हैं, तो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प लेनी पड़ती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर मिक्सचर के अंदर छोड़ेंगे, तो जिनका मास अलग अलग होगा, चार्ज सेम हो, मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो जिसका मास डिफरेंट होगा, ऐसे मतलब वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा। ये m1 है, ये m2 है। जिसका मास जो ज्यादा होगा उसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू भी होता है। ठीक है, सेम स्पीड है, सेम चार्ज है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो r किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। यानी रेडियस उस पार्टिकल का ज्यादा होगा जिसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी प्रिंसिपल ये काम करता है। यानी आप ये भी इसको लिख सकते हो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन q के प्रिंसिपल पर ये मास स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है। ठीक है, यानी हम इसको लिख लेते हैं, हेंस ग्रेटर द mass of charge particle will cover greater radius। ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ओके बच्चों। इसके बाद हम इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल अल्फा है, एक चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इन सभी के हमने पाथ ट्रेस करने हैं भी, इनका पाथ कौन कौन सा है सभी चार्ज पार्टिकल का, कैसे चलेंगे। पहली बात तो आपको पता है, अल्फा प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन हमारे पास उसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर, हमारे पास सॉरी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है हमारे पास बच्चों, उसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का दुगुना होता है।
एंड अल्फा पार्टिकल पर जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। इसी तरह एक ड्यूट्रॉन पार्टिकल होता है, वो भी याद कर लो आप। ड्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ड्यूट्रॉन पर चार्ज उतना ही होता है जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है। ड्यूट्रॉन पर चार्ज बच्चों उतना ही होता है जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है। ड्यूट्रॉन पर जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है। ये आप दो पार्टिकल याद कर लो। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल ट्वाइस होता है और मास 4 टाइम्स होता है। ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के ट्वाइस होता है। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv अपॉन क्यूबी। ठीक, यही होता है हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं, मेरे पास सबसे पहले मैं प्रोटॉन की बात कर लूं। प्रोटॉन के लिए हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? r प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रेडियस की बात कर लूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात कर लूं, अल्फा पार्टिकल के रेडियस की, तो जो मास होता है mp वो बन जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी। रेडियस जो बन जाएगा वो बच्चों 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी, तो 2 mpv QPB। तो ये सारे को बच्चों हम बोल देते हैं अल्फा पार्टिकल का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से 2 गुना होगा। अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस होगा बच्चों वो प्रोटॉन के रेडियस से 2 गुना होगा। ड्यूट्रॉन, अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करूं, ड्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं दिया हुआ, ड्यूट्रॉन भी लिख लेते हैं बच्चों। लो एक ड्यूट्रॉन भी ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पर, ड्यूट्रॉन का भी हमने करना है। ठीक है, अब ड्यूट्रॉन का अगर मैं रेडियस की बात करूं, मास ऑफ ड्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से दुगना होता है और चार्ज सेम होता है, तो ये बन गया 2 इंटू प्रोटॉन। ये भी मतलब ड्यूट्रॉन का भी जो रेडियस होगा वो प्रोटॉन के रेडियस से 2 गुना ही होगा। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब हमने सभी के पाथ ट्रेस करने हैं, सभी के पाथ कैसे होंगे ये हमने बताना है। ठीक, सबसे पहले तो हम पाथ जो बताते हैं वो सबसे पहला पाथ हम बताते हैं बच्चों यहाँ पर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर सबसे पहले मैं न्यूट्रॉन का पाथ बताता हूँ। न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल। बच्चों जो अनचार्ज पार्टिकल होगा वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ आपको सबसे पहले प्रोटॉन की। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन वेलोसिटी v से चल रहा है, वेलोसिटी v इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर को लगी? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों फोर्स लगती है तो इसका प्रोटॉन का पाथ कुछ ऐसा होगा, इधर को ऐसे जाएगा ये प्रोटॉन। बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं तो उस पर फोर्स 180 डिग्री पर चेंज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन के पाथ के बिल्कुल ऑपोजिट पाथ उसका इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात कर दूं बच्चों, अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव, लेकिन अल्फा पार्टिकल का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से दुगना होता है। वो जाएगा तो प्रोटॉन की तरफ ही, लेकिन उसका रेडियस होगा दुगना से जाएगा। ठीक है, ड्यूट्रॉन का भी कुछ ऐसे ही होगा। ड्यूट्रॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका भी पाथ कुछ ऐसा ही होगा। ये सभी के हमने बच्चों पाथ ट्रेस कर लिए। ठीक है, एक पाथ हम और ट्रेस करते हैं। यस बच्चों, एक पाथ हम ट्रेस करते हैं। ये मेरे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ना आपको डिफरेंट पाथ्स दिए हुए हैं, आपने बताने हैं किसका पाथ कौन सा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है सी का, ये बी का पाथ है, ये ए का पाथ है, ये बी का पाथ है। ये
चार पाथ दिए हैं, आपने ये बताना है कौन सा पाथ होगा किसका। ये तो आप डायरेक्टली बता दोगे, ये तो न्यूट्रॉन का होगा, अनडिफ्लेक्टेड पाथ होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला किसका होगा? देखो वेलोसिटी जो है सभी की ऊपर को दी हुई है, सभी की जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो अपवर्ड डायरेक्शन में गिवन है। अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में गिवन है, वेलोसिटी ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो आप ये देखो पाम मेरी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन पर इधर फोर्स लगेगी, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन। अब अल्फा पार्टिकल जो होता है वो प्रोटॉन से क्या करता है, दुगना रेडियस कवर करता है, तो जो ये अल्फा पार्टिकल होगा। तो इसने पूछा था भी इसमें से कौन सा न्यूट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा अल्फा पार्टिकल है, वो हमने सारे इसके अंदर बता दिए, ठीक। इसके अंदर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोग्राफ पे हम स्पेक्ट्रोमीटर पर करते हैं बच्चों। राइट डाउन क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। राइट डाउन, a proton, a deuteron and alpha particle having the same kinetic energy, having the same kinetic energy are moving in circular trajectories, are moving in circular trajectories in a constant magnetic field. If Rp, Rd and R alpha denote the radii of the trajectories of these particles, then first R alpha Rp less than Rd, B R alpha Rd Rp, C R alpha Rd Rp, D Rp Rd is equal to R alpha, ये हमने बताना। सोल्यूशन, रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास बच्चों होता है mv अपॉन क्यूबी, ठीक। मोमेंटम को हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2km बाई क्यूबी, आपको पता है ना मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में अगर लिखना हो √2km बाई क्यूबी। अब हमें क्या कह रहा है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल हो गया, बिकॉज के क्या दी हुई है हमें, सेम दी हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल की, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन की बात करूं बच्चों, प्रोटॉन का मास जो होता है m होता है मान लो, ठीक, और चार्ज जो होता है क्यू मान लो, क्लियर, m क्यू। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास से दुगना होता है, और चार्ज जो होता है वो सेम होता है, ये आपको पता है। इसी तरह तीसरा अल्फा पार्टिकल की मैं अगर बात कर लूं तो मास जो होता है प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है, और जो हमारे पास चार्ज है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन के। तो ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2/1, क्योंकि ये भी हमारे पास कैंसिल होके सॉरी नीचे बच्चों रूट नहीं है, रूट ऊपर ही था, नीचे रूट कुछ नहीं है, एक गलत कर दिया, यहाँ पर रूट था, रूट नीचे नहीं है, ठीक है, रूट नीचे नहीं है, ये तो इससे 2 कट ही जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये कैंसिल होके रेशियो अगर आप निकालोगे तो बच्चों ये बन जाएगी Rp रेशियो Rd रेशियो R अल्फा इज इक्वल टू 1/√2/1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, path of the
charge particle when velocity makes an angle theta with magnetic field। अगर velocity magnetic field के साथ एंगल थीटा बनाती है, अभी हमने थीटा 0 पर किया हुआ है, थीटा 180 पर किया हुआ है, थीटा 90 पर किया हुआ है। जब बच्चों याद है आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल थीटा 0 था तो फोर्स 0 थी। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल थीटा 180 था तो भी फोर्स 0 थी। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल 190 था तो फोर्स की वैल्यू क्यू भी थी और पाथ क्या था, सर्कुलर। इसमें बच्चों जब फोर्स 0 होती है, फोर्स कोई भी एक्ट नहीं होती, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही रहता है जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी। पाथ जो होगा, पाथ वो होगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपको ये तीनों क्लियर है ये बात। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि ना तो एंगल 0 है, ना तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 है, ना 180 है, 190 है, यानी इसके अलावा कोई भी एंगल है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, एंगल थीटा है। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है v sin थीटा। ठीक, तो क्या होगा, अब मुझे ये बताओ, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है वो फोर्स 0 एक्ट करके उसकी वजह से पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है उसकी वजह से पाथ क्या होता है, सर्कुलर। अब यहाँ पर दो वेलोसिटीज आ गई बच्चे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गई, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गई। ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर दो चीजें आ गई, v cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब जो v cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से पाथ क्या होगा, causes path of the charge particle will be straight line। और ये v sin थीटा causes path of the charge particle will be circular। इसकी वजह से पाथ सर्कुलर होगा और उसकी वजह से पाथ क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। तो कंबाइनिंग बोथ इफेक्ट, दोनों के इफेक्ट, ये कहता है चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा और ये कहता है सर्कुलर पाथ में जाएगा। तो अब हम, ये कह रहा है सीधा जाना है और ये कह रहा है सर्कुलर में जाना है, तो दोनों को कंबाइन करते तो पाथ इसका कुछ हेलिकल बन जाता है, कुछ ऐसा पाथ बन जाता है बच्चों। स्ट्रेट भी चलता है, आगे को भी चलता है और सर्कुलर को भी चलता है, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, यानी कंबाइनिंग बोथ इफेक्ट्स, दोनों इफेक्ट्स को अगर हम कंबाइन कर लें, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बिकम हेलिकल। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या बन जाता है बच्चों, हेलिकल बन जाता है। अगर हेलिकल बन गया, तुम्हें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, यही होता है ना रेडियस का। ये वेलोसिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, याद है ना आपको, ये वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, v sin थीटा, तो v की जगह यहाँ पर आ जाएगा v sin थीटा, ये चीज आपने याद रखनी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb होता है, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ना इसके अंदर वेलोसिटी है ना ही इसके अंदर रेडियस है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगले इसके बाद हम कर रहे हैं इसी के अंदर एक टॉपिक और है, पिच। पिच क्या होती है,
जब बच्चों एक सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद दूसरे सर्कुलर पाथ में ये चलता है, तो चलने के लिए जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं हम पिच। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव साइकल्स और horizontal distance moved by the particle in one rotation। क्लियर? पिच इज इक्वल टू हमारे पास होता है, अब हॉरिजॉन्टल की तरफ आपको याद है वेलोसिटी कितनी थी, हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी v cos थीटा था। टाइम पीरियड के चक्कर को पूरा करने के लिए t लगता है, तो v cos थीटा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये मेरे पास आ गई बच्चों पिच। क्लियर है? यहां तक आपको समझ लग गया इतना? यस बच्चों। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी के रिलेटेड, हेलिकल पाथ के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास z एक्सिस है। यहाँ मास m है, चार्ज क्या हुआ, ये ओरिजिन पर पड़े हैं। वेलोसिटी जो है वो v1 i कैप, v2 j कैप है, मैग्नेटिक फील्ड है v0 i कैप। फाइंड कोऑर्डिनेट एट टाइम t। सॉल्यूशन, t टाइम पर कोऑर्डिनेट हमने पता करना है। बच्चों सबसे पहले तो देखो कि इसके अंदर दो वेलोसिटीज है। जो वेलोसिटीज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती हैं उनकी वजह से तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो इसकी वजह v1 की वजह से तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, हॉरिजॉन्टल में चलेगा। ठीक है, किसके अलोंग वेलोसिटी है, i के अलोंग है, तो i के अलोंग ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम t। ये तो फर्स्ट बन गया हमारे पास, x आ गया। अब वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये v2 है, ये j कैप है ना, ये i कैप है। v2 j कैप मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर, तो v2 की वजह से ये चलेगा सर्कुलर पाथ में। अब v2 की वजह से जो ये सर्कुलर पाथ में बच्चों चलेगा, उसके अंदर अगर मैं बात करूं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है x एक्सिस के अलोंग है और वेलोसिटी जो है y एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग, मैं वेलोसिटी को ड्रॉ करता हूं यहां पर, ये y एक्सिस है, इधर मैंने वेलोसिटी ड्रॉ कर दी v2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बच्चों x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऊपर x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव x एक्सिस की, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, पॉजिटिव x एक्सिस इधर को हो गया ना, तो ये अंदर को चला गया हमारे पास, ये पाम मेरी जो जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये ऊपर को वेलोसिटी है, ये इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अंदर को चला गया, यानी z एक्सिस के अलोंग ही होगी ऑब्वियसली। z एक्सिस इनवर्ड, वो नेगेटिव मानते हैं हम बच्चों। मैं z एक्सिस इस तरफ मान के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा, वैसे z एक्सिस ऐसे नहीं होता, तो इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ। z एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही है, सेंटर मानेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ऐसा सर्कल ये बन जाएगा। जब ये सर्कल बनेगा तो ये वाई जेड में चला गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक, ये वाई जेड। अब ये सर्कल का जो रेडियस है वो बच्चों आर है। ठीक, ये एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। ये हमारे पास कंपोनेंट बच्चों ये जो होगा वो होगा आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। ठीक है, जो ये टोटल होगा वो रेडियस आर होगा। ठीक, टोटल होगा रेडियस आर। तो अगर मैंने यहाँ पर z एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, ये z इतना होगा, ये वाला। ठीक, किसी भी टाइम पर यहाँ पर पहुंच गया, ये सर्कल पाथ कवर कर रहा है, तो अगर मैंने किसी भी पॉइंट पर z निकालना है तो z की वैल्यू जो होगी वो होगी
माइनस माइनस नेगेटिव जेड की तरफ है, आर में से मैं आर कॉस थीटा माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जेड बच जाएगा, आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दें तो जेड आर कितना होता है एम, आर बाहर निकाल लो पहले बच्चों, जेड माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा, जेड माइनस एम वेलोसिटी क्यू बी 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू होती है बच्चों ओमेगा टी, ओमेगा होता है क्यू बी बाई एम इंटू टी, ठीक है, क्यू बी बाई एम इंटू टी। ठीक, यहां तक ये z आ गया हमारा। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, ये y मेरा कितना होगा, y कितना है बच्चों, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर लेंगे तो y आर एम वी टू अपॉन क्यू बी साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। ठीक, तो तीन कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, हेंस कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास v1t एम वी टू क्यू बी साइन क्यू बी बाई एम टी माइनस एम वी टू कॉस क्यू बी बाई एम टी, ये आ गया हमारा। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू v1 आई कैप j कैप v2 k कैप v0 j कैप, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, z एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मास चार्ज क्यू। ठीक, सॉल्यूशन। अब इसके अंदर बच्चों कौन सी वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में चलेगा, ये वाली परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, ये इसके सेम डायरेक्शन वाली है तो इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी y एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, y की वैल्यू जो होगी v1 इंटू टी होगी। अब ये सर्कुलर पाथ में चलेगा, ये k की तरफ है, अगर बच्चों मैं k यहाँ पर मान लूँ, इमेजिन कर लूँ z एक्सिस यहाँ पर है तो इस तरफ वेलोसिटी है v2, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है j एक्सिस की तरफ, सॉरी z एक्सिस की तरफ ये वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड j ऊपर को, तो ये चला गया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बच्चों, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला गया सेंटर, तो ये ऐसे बन जाएगा सर्कल। जब ये सर्कल बन गया किसी भी टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाएगा पार्टिकल x और z, ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा हमारे पास z, और ये मेरे पास रेडियस है, ये एंगल थीटा है, ये r cos थीटा है, और ये हो जाएगा r sin थीटा। ठीक बच्चों, अगर मैं बात करूं x कितना हो गया हमारे पास, माइनस r में से मैं माइनस कर दूं r cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है ओमेगा टी, x माइनस r 1 माइनस cos ओमेगा टी, x एम वी टू क्यू बी नॉट, रेडियस का फॉर्मूला यही होता है ना, 1 माइनस क्यू बी नॉट बाय एम टी, z इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, z इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये आ गया हमारे पास, r की वैल्यू एम वी टू क्यू बी नॉट साइन क्यू बी नॉट बाय एम टी, ये आ जाएगा हमारा z, ये आ जाएगा हमारा x, और ये आ जाएगा हमारा y, ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों हमने कोऑर्डिनेट कर लिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला जो टॉपिक है लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स भी आज ही हम कर लें। लॉरेंस फोर्स अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राइट डाउन लॉरेंस फोर्स।
राइट डाउन लॉरेंस फोर्स। बच्चों लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हों एक साथ, तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होगी। ये मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू वी, दोनों का सम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लॉरेंस फोर्स। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, in presence of electric and magnetic field, net force on charge particle, net force on charge particle will be this one। ठीक, अब इसके अंदर बच्चों हम करेंगे स्पेशल केस, केस नंबर 1। स्पेशल केस में बच्चों हमारे पास अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। यस बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। यहां पर मैंने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे को है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल चार्ज क्या हुआ है, मास m है, वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। ठीक, अब इस चार्ज पार्टिकल पर बच्चों इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं जैसा कि बुक में दिखाया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा, ऐसे तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मास m है, वेलोसिटी v है, तो ऐसे चल रहा है चार्ज पार्टिकल, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अब बच्चों इसके अंदर ये देखो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर को जा रही है, ऊपर को जा रही है। अगर फोर्स ऊपर को जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को जा रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को लग रही है। मैं बच्चों अब ये अज्यूम कर रहा हूं कि इफ अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएं, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, दोनों इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब होगा अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए तो ये सीधा निकल जाएगा अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाएगा ना अगर दोनों इक्वल हो जाए। तो इसके केस में इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 1 ही होता है, तो क्यू से क्यू कट गया, बी इज इक्वल टू ई बाय बी आ गया। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर प्रिंसिपल। हेंस लिख सकते हो यहां चार्ज पार्टिकल goes undeflected into presence of electric and magnetic field only when both the fields are perpendicular to velocity of the charge particle। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे ये पूछेगा कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कब जाता है, जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद अगला केस लिखो, केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसके अंदर बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल आर पैरेलल। अगर तीनों ही पैरेलल हो जाए, यानी कहने का मतलब मास है, चार्ज है, वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तीनों आपस में पैरेलल हो जाए। जब बच्चों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है, ये आपको पता है। मैग्नेटिक फोर्स होगी जीरो, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स होगी क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी क्यू ई अपॉन एम।
ठीक है। अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इनिशियल वेलोसिटी v है हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो कवर करेगा तो वो बोला होगा। इसके अंदर बच्चों पाथ जो होगा, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, सीधा चलेगा, एंड इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड उसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी क्योंकि एक्सेलरेटेड पाथ होगा। ठीक है, पिछले वाले में अनडिफ्लेक्टेड था, इसमें पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। केस नंबर थर्ड बच्चों, इसी में हम थर्ड केस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर, यानी कहने का मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है वेलोसिटी। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में बच्चों अब आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की अगर परपेंडिकुलर हो तो ये सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो ये होगा सर्कुलर पाथ। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर फोर्स लगेगी, इधर वो एक्सेलरेट करेगा, अब कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाएगा, इस तरफ वो एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल, इस तरफ एक्सेलरेशन होगी और इसकी वजह से सर्कुलर पाथ में चलेगा, और इसकी तरफ वजह से स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन होगी, तो ये बच्चों सर्कुलर भी होगा और स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा, यानी इसका पाथ कुछ ऐसा होगा विद वेरिएबल पिच, क्योंकि हेलिकल पाथ विद, इसको बोल दो हेलिकल पाथ विद वेरिएबल पिच। ये बच्चों आपके सिलेबस में इतने टफ केसेस नहीं है, बस आपके केस में सिलेबस में पहले दो केसेस हैं, तो आप दो केसेस तक ही इसको कर सकते हो, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? हाँ जी बच्चों, ओके बच्चों, बाकी कल मिलते हैं, बहुत है आज के लिए इतना। ओके, बाय।